अ, नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान के ऊपर लेके जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह की वार्निंग दी है उनको कि उन्होंने साफ कह दिया है कि या तो ईरान फ़ौरन बात करे और मसलों को बातचीत से हल करे, नहीं तो जंग के लिए अ, तैयार रहे। यानी जंग भी के लिए साफ उन्हीं ने बात कर दी है शर्तें। दूसरी बात ये भी है कि जो शर्तें हैं बातचीत की वो बहुत सख्त है। जैसे कि अमेरिकन्स का मानना ये है कि एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा डिसमेंटल होना चाहिए, कोई न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम और फिर उसके अलावा ड्रोन प्रोग्राम्स भी उसमें आएंगे। अ, उनका कहना ये है अमेरिकन्स का, इजराइल का और पश्चिमी देशों का कि जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है या इनके जो मिसाइल सिस्टम्स इन्होंने डेवलप किए हैं, मिसाइल्स लॉन्ग रेंज और रेंज और फिर उसके अलावा ड्रोन्स जिस तरह के हैं, उससे इजराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नजर आता है। यानी इजराइल को एक बड़ा खतरा लगता है कि उसके स्वयं एग्जिस्टेंस के लिए। और वो इसलिए कहते हैं कि भाई ईरान पहले भी कह चुका है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज ए स्टेट। और वैसे भी उनकी ये पॉलिसी है कि इजराइल की सिक्योरिटी प्राइम है सब देशों से, और इसी के चलते हुए वो पूरी तरह से। दूसरी अमेरिका की जो पॉलिसी इजराइल को लेके वो ये है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी बनी रहनी चाहिए उस पूरे क्षेत्र में, सबसे ज्यादा उसी को शक्तिशाली वो मानते हैं रहना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका के हित को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात ये कि ईरान जो है उसने इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है उस क्षेत्र में उसको चैलेंज कर रखा है स्वयं भी, और अपने जो उसके एलाइज हैं जिसको कि अमेरिका और इजराइल का कहना ये है कि ये उनके प्रॉक्सी हैं, जैसे कि हूती रेबल्स हुए या हिजबुल्ला हुआ या हमास हुआ, दूसरे और भी शिया मलेशिया हैं इराक के, सीरिया के, उन सबको उनका मानना है। तो ये कहते हैं कि ये सब उनके इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। यानी इनका भी इनसे भी निपटना होगा, इनको भी ईरान को जो सपोर्ट देता है वो बंद करनी होगी। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो इससे पहले जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे तब भी उन्हीं ने बहुत 2015 में जब आए थे, फिर उसके बाद शायद 18 में उन्हीं ने अमेरिका को जो न्यूक्लियर संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उससे विड्रॉ कर लिया था, और विड्रॉ करके फिर दोबारा से बहुत रिगरस सैंक्शंस लगा दिए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन, मिलिट्री सैंक्शन, तेल पे सैंक्शन, हर चीज पे, ताकि उसके कारण ये था कि ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल हो जाए। और फिर उस उन्होंने सोचा ये था कि इतनी बिगड़ जाएगी कि अंदर रिवोल्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट बदल देंगे लोग वहाँ की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इकोनॉमी को उनके बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, ईरानियन इकोनॉमी को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी इस बीच में ईरान ने सैंक्शन के दौरान काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ। उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था पहले 1 डिजिट के अंदर था, उसको बढ़ा के 60% इनरिचमेंट कर लिया। अब इजराइल का कहना और अमेरिका का कहना यह है कि ये थ्रेशोल्ड है, ये बिल्कुल इतना हो गया है कि अब इजराइल का कहना यह है कि वो ईरान इससे 5-6 न्यूक्लियर बम बना सकता है, इतना ज़्यादा इनके पास स्टॉक पाइल है इनरिच यूरेनियम का 60%। हालांकि जो ज़रूरत होती है न्यूक्लियर वीपन बनाने के लिए, या जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड इनरिचमेंट की, वो होती है 90 और या 95 परसेंट इनरिचमेंट यूरेनियम का की ज़रूरत होती है। पश्चिमी देशों का कहना यह है कि 60 डिग्री अगर आपने अचीव कर लिया है तो वहां से 90 तक पहुंचना बहुत आसान काम होता है। बहरहाल ये है, ईरान का कहना यह है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। वो ये भी कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी उससे बहुत ज़्यादा लोगों की हत्याएं होती हैं, और इस्लाम के अंदर उसकी कोई इजाज़त नहीं है इस तरह के वेपन्स की। तो इसलिए वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा।
बल्कि उसका प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पसेस है। इज़राइल, अमेरिका, यूरोप के पश्चिमी देश इस बात को उसकी नहीं मानते और वो ये कहते हैं ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और इज़राइल के खिलाफ यूज़ कर सकता है। अमेरिकन हित पे बात। दूसरी बात ये भी है कि ईरान से एक वजह और भी है लड़ाई की इन लोगों की कि ईरान खुल के अमेरिकन, इज़राइली या पश्चिमी देश की जो पॉलिसी है पश्चिम एशिया में उसका अ, उसका खंडन करता है, उसके खिलाफ काम करता है। और इज़राइल जो है वो ईरान और उसके जो एलाइज़ हैं ईरान के उनसे एक लड़ाई लड़ता है और उनके लिए और उसने जो काम किया है ख़ास तौर से सीरिया की रिजीम का बदलना, हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर करना, हूती को कमज़ोर करना, ईरान को कमज़ोर करना, इस तरह की जो काम वो करता है वो इसलिए उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि इस समय उनकी जो पॉलिसी है ट्रम्प साहब की उसमें यूरोप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र हो जाता है क्योंकि पश्चिम एशिया में जहाँ के तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं और अमेरिकन बेसिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत समय से एक ही है कि तेल की सप्लाई पश्चिम देशों को बनी रहनी चाहिए और तेल के दाम वो कंट्रोल करना चाहिए उनको यानी उनको सस्ते दाम पे मिलना चाहिए। ये बेसिक पॉलिसी है बने रहने के लिए। ईरान का कहना ईरान तेल की सप्लाई की बात तो नहीं करता, मना करता मगर ये कहता है कि पश्चिम देशों का की सिक्योरिटी जो मिलिट्री प्रेज़ेंस है इस क्षेत्र में वो नहीं रहनी चाहिए, वो हटनी चाहिए, वो अपने पड़ोसी देशों से क उसका कहना ये है कि अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को म या इज़राइल को के ज़िम्मे मत करो अब्राहम एक्कॉर्ड के थ्रू और ये सभी देश मिलके उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेते हैं, पर्शियन गल्फ क्षेत्र की जिसको कि खाड़ी के देश ये लोग कहते हैं। अब ये है कि इस तरह के टसल ईरान ने साफ-साफ मना कर दिया है, वो किसी किस्म की दबाव के अंदर आके वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने लेटर भी लिखा है, वो लेटर अब पहुँच गया है यूएई के एक एलची यानी उनके एक ऑफ़िशियल लेके वहाँ पे गए हैं, उन्हीं ने उनको डिलीवर कर दिया है। उसके कंटेंट के बारे में नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। इमाम ख़ुमैनी के नाम उन्हीं ने वो लेटर लिखा है। अब ये है कि जो मैक्सिमम प्रेशर अब सेकंड टाइम ट्रम्प के आने के बाद उन्हीं ने दोबारा से बहुत सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के ऊपर और वो चाहते हैं कि उनकी तेल की सप्लाई भी ज़ीरो हो जाए और देखना ये है कि कैसे होता है। ईरान जो है उसने बहुत से क्षेत्रों में इस बीच काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ के ऊपर साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, ड्रोन्स प्रोग्राम्स हों फिर उसके अलावा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह भी उसने बनाए हैं। कितने ईरान का कहना ये है कि काफ़ी कारगर हैं और वो उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 2 कार बनाई हैं, जो काफ़ी कम सक्सेसफुल हैं, उनका इम्पोर्ट भी वो एक्सपोर्ट के लिए भी वो अब शुरू करने वाले हैं, ये हो सकता है शुरू हो गया हो। उनका उन्हीं ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुल्क के अंदर बनाया है, वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है और उसके अलावा उनका बहुत मैसिव प्रोग्राम है डेवलपमेंट का और अगर उनको मैं समझता हूँ कि 5-10 साल मिल जाएँ और जिसमें युद्ध ना हो ईरान से, तो ईरान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस वो बनाने जा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर और उनका प्लान ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगी उससे और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो डेवलप भी हो जाएगा। ईरान इकोनॉमिकली भी बहुत खड़ा हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस उनकी बेसिक पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि किसी भी सेक्टर में ईरान को किसी दूसरे देश पे ख़ासतौर से पश्चिमी देशों पे किसी तरह की निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उनके बहुत बड़े प्लान हैं। पानी के ज़रिए जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है बहुत समय से, पानी नहीं है तो उन क्षेत्रों को दूसरी जगहों से पानी लाके वहाँ पे पहुँचाना पाइपलाइन के थ्रू, इस तरह के भी प्रोजेक्ट उनके यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज में इन पे बातचीत हो रही है। रेल रोड कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से जोड़ने की बात नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर जो वो बना रहे हैं रशिया के साथ मिलके। तो इस तरह से उनका बहुत
मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ चल रहे हैं और कनेक्टिविटी भी चल रही है ताकि आने वाले समय में रेल, रोड से, इन साधनों से और पाइपलाइन से ये सब से रशा और रशा से यूरोप की तरफ वो जुड़ जाएँगे। अमेरिका को इन 2 चीज़ों से खतरा लगता है। एक तो ये उनका कहना ये है कि ईरान का जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम, उससे पड़ोस के देशों को खतरा है, उसके जो एलाइज़ हैं उसके को खतरा है। लेकिन सऊदी अरेबिया जो लीडर है उस पूरे क्षेत्र का, अरब देशों का, बल्कि इस्लामिक देश में भी उसकी बड़ी छवि है। वो उसने अब अच्छे रिश्ते बना लिए हैं ईरान से, वो स्वयं चाहता है कि युद्ध ना हो। अ, खाड़ी के देशों का मानना ये है कि अगर युद्ध होता है और न्यूक्लियर, जैसे कि युद्ध अगर होगा तो ईरान से इज़राइल कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जैसे कि ईरान के पास काफ़ी शक्ति है जो इज़राइल को काफ़ी क्षति पहुँचा सकती है। इज़राइल ऐसी इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि लंबा युद्ध चले और उसको भी कोलैटरल डैमेज हो, यानी उसको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़े और उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को ध्वस्त करे ईरान। तो मुझे लगता है कि वो उनको कोई भी आपत्ति नहीं होगी न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने के लिए। बल्कि यही नहीं, बल्कि उनके यहाँ तो जो कुछ फार राइट ग्रुप्स हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके ऊपर सरकार निर्भर है, वो तो ये कहते हैं कि बहुत से शहरों को न्यूक्लियर वेपन करके बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहिए। क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये उनकी पॉलिसी है। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक होता है, तो उससे चलते हुए जो है उस उ उ उ उ जो इनरिच्ड न्यूक्लियर उसके अंदर है, इन प्लांट्स के अंदर, वो उसका लीक करके समुद्र में आएगा। बिल्कुल उसके पास हैं ये प्लांट्स कुछ, और अगर ऐसा होगा तो फिर तो उसके बाद कतर का कहना ये है कि पानी उनके लिए पीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे जो ये समुद्र का पानी होता है, इसी को साफ करके अधिकतर लोग पीते हैं। जैसे, और ये भी कह रहे हैं कि मैरीन लाइफ भी खत्म हो जाएगी उस एरिया में। तो ये जो छोटे देश हैं इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब छोटे-छोटे देश हैं सऊदी अरेबिया को छोड़ के, बाकी सब, इन सब के लिए। दूसरी बात ये भी है कि उनका मानना ये है कि युद्ध बहुत भयानक भी हो सकता है, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अमेरिकन प्लान ऐसा है कि मैसिव स्ट्राइक, 2 दिन के अंदर सब खत्म। ईरान को इतना चांस ही मत दो कि वो इस युद्ध को बढ़ा सके, फैला सके। क्या ये संभव है? जैसे कि ईरान के और उसके जो एलाइज़ हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। ईरान काफ़ी जो लीडरशिप है वो इस मामले में काफ़ी तैयारी कर चुकी होगी। वो उसका कहना ये है कि वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करेंगे। वो तेल के जो भंडार हैं दूसरे या इंस्टॉलेशंस हैं पड़ोसी देश में, उसको डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ईरान से ही हो, वहीं लोकल भी उनके होंगे, आस-पास उनके सपोर्ट ग्रुप्स तो हैं ही उनके। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अ, हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर युद्ध होगा तो मैं समझता हूँ भारत और सभी देशों पे इसका बुरा असर पड़ेगा। हमारे 90 लाख लोग भारतीय मूल के अरब देशों में काम करते हैं, जहाँ से लगभग हमको 30 से 40 बिलियन डॉलर हर साल मिलता है। रेमिटेंसेस की शक्ल में हमारा 150-200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है उनके साथ। तेल के मेजर सप्लायर हैं वो। हमको हमारे, अगर हमें 6 से 8% इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें लगातार तेल की सप्लाई बनी रहनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। ये क्षेत्र जो है भारत से बहुत करीब है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होते हैं और हमारी प्राइवेट कंपनीज़ भी तेल वहाँ से भी लेती हैं और दूसरी जगहों से भी आता है। तो इस तरह से ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर युद्ध होता है तो हमारी इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, भारत पे भी उसका असर पड़ेगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी आपसे अनुरोध है कि इसको आगे भी बढ़ाइए, दूसरे लोगों का ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।